गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत फाइलम एनिलिडा के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ हम उनके क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से देख लिया था और हम लोगों ने नेरिस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के विषय में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने नेरिस का जो एपिटोक रीजन होता है, एटोक रीजन होता है, हेट्रोनेरिस क्या होता है, इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इसी कड़ी में नेरिस से रिलेटेड हम नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करेंगे। तो आइए समय ज़ाया न करते हम स्टार्ट करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में और देखते हैं कौन कौन से आर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन को परफॉर्म कराने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड रन्स स्ट्रेट टू एंड्स इन अनदर अपर्चर कॉल्ड एज द एनस। अर्थात एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर, अर्थात इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ एंड द प्रॉक्सिमल ओपनिंग इज माउथ एंड द डिस्टल ओपनिंग इज एनस। तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रन करता है और फॉरवर्ड टू बैकवर्ड की ओर अगर हम जाएं तो सबसे प्रॉक्सिमल ओपनिंग जो होता है, सबसे पहले की जो ओपनिंग होती है डाइजेशन को परफॉर्म कराने के लिए एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम कहते हैं माउथ। और जो सबसे डिस्टल ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, एलिमिनेट आउट कर दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनस। तो यहाँ दिया गया द प्रेजेंस ऑफ टू ओपनिंग सच एज द माउथ एंड एनस फॉर इनलेट एंड आउटलेट रिस्पेक्टिवली। अर्थात जो माउथ और ये एनस पाए जाते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनलेट एज वेल एज द आउटलेट। अर्थात माउथ के माध्यम से भोजन अंदर की ओर आता है और एनस के माध्यम से अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होते हैं वो बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, बाहर की ओर इलिमिनेट आउट कर दिए जाते हैं, विच शोज अ मार्क्ड एडवांसमेंट ओवर द प्लेटीहेल्मिन्थेज वेयर ओनली वन अपर्चर सर्व द डबल पर्पसेस। जहाँ इसी ये क्योंकि इनमें दो ओपनिंग देखने को मिलती है, माउथ फॉर द इनलेट एंड एनस फॉर द आउटलेट, इसलिए ये जो होते हैं क्योंकि ये हायर ऑर्डर में शिफ्ट हो चुके हैं, एनिलिड जो होते हैं वो हायर ऑर्डर में हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेज से कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेज में अगर उनके एलिमेंट्री कैनाल को हम देखें तो उनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो ब्लाइंड होता है एक ही तरह, अर्थात ब्लाइंड सैक एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। अर्थात इनमें भोजन का ग्रहण भी, अर्थात भोजन का एंट्री जो होता है वो माउथ के माध्यम से होता है और आफ्टर डाइजेशन माउथ के माध्यम से ही उनका जो अपशिष्ट मटेरियल है वो बाहर की ओर क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है। अर्थात इनमें एक ओपनिंग देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थेज के ऑर्गेनिज्म में, जबकि एनिलिड्स में किस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलता है, इनमें दो ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ये इनिशियल ओपनिंग और ये बाद का जो डिस्टल ओपनिंग होता है, अर्थात इसको हम प्रॉक्सिमल ओपनिंग कहेंगे। जो माउथ बनाता है ये क्या है, ये माउथ है, ठीक। तो माउथ के माध्यम से भोजन को अंदर की ओर लेते हैं और एनस के माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को बाहर की ओर पास आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें दो ओपनिंग देखने को मिलती है, प्रॉक्सिमल एज वेल एज द डिस्टल। प्रॉक्सिमल ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, डिस्टल ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। माउथ के द्वारा ये भोजन को अंदर की ओर लेते हैं और एनस के माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट कर देते हैं, अर्थात उसको क्या कर देते हैं, इलिमिनेट आउट कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक ट्रू ट्यूब लाइक अर्थात एक स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है विच रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक। एनस से लेकर माउथ से लेकर एनस तक ये रन करता है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसमें एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगा, माउथ के माध्यम से भोजन को लेंगे और आफ्टर डाइजेशन अपशिष्ट मटेरियल को माउथ के माध्यम से ही वो बाहर की ओर क्या करेंगे, आउटलेट करते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि फाइलम एनिलिड्स की जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट को शो करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेज, बिकॉज द प्लेटीहेल्मिन्थेज में केवल एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है माउथ के रूप में, अर्थात वो आउटलेट एज वेल एज द इनलेट दोनों के लिए काम करेगा, ठीक। जबकि उसमें इसका मतलब ये है कि इसमें ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल का, जबकि जो एनिलिड्स होते हैं उनमें डबल ओपनिंग देखने को मिलेगा। प्रॉक्सिमल ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं जबकि डिस्टल ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, ठीक। सो इट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ द फाइलम एनिलिड्स ओवर द प्लेटीहेल्मिन्थेज, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो इनके एलिमेंट्री कैनाल को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक। अगर हम टोटल एलिमेंट्री कैनाल को देखें, अर्थात एनिलिड्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके तीन भाग हो जाते हैं। एक होता है फोरगट, दूसरा होता है हाइंड गट, तीसरा होता है फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक। तो हम अगर ये देखें कि फोरगट में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने ये जान भी लिया है कि फोरगट में क्या होता है। फोरगट में
माउथ और बक्कल कैविटी, ठीक, बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स। माउथ के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है प्रोस्टोमियम और दूसरा होता है पेरिस्टोमियम। जबकि बक्कल कैविटी में अगर हम देखें अलॉन्ग विद द फायरिंग्स, तो बक्कल कैविटी में कौन कौन से भाग होते हैं? बक्कल कैविटी में होता है डेंटिकल्स या टीथ जिसको हम कहते हैं, ऑसोफेगस, जॉस, दो जबड़े जॉस पाए जाते हैं, दो जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं, जॉस। अगला जो है बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स विच इज कॉमनली नोन एज द प्रोबेसिस फॉर द फूड कैप्चर। भोजन को कैप्चर करने के लिए इनमें क्या होता है? बक्कल कैविटी और स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड फायरिंग्स देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? डेंटिकल्स पाया जाता है, दांत के द्वारा किसी भोजन को पकड़ने में काम करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेसिस कहते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कैप्चरिंग, ठीक। तो ये क्या हो गया? बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स। और अगला जो होता है वो, इसमें दो प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, प्रोट्रैक्टर्स मसल्स एंड रिट्रैक्टर मसल। प्रोट्रैक्टर मसल्स क्या करता है? वो इन्वर्ट कर देता है, अर्थात उनके जो इनके पार्ट हैं उनको आगे की ओर, माउथ को आगे की ओर इन्वर्ट करता है, ठीक। तो दो मसल्स पाए, और रिट्रैक्टर का मसल मतलब होता है वो अंदर की ओर फिर अपने इनिशियल फेज में ले लेता है। तो दो मसल्स देखने को मिलते हैं, और ये सब किस पार्ट में देखने को मिल रहे हैं? बक्कल कैविटी या फायरिंग्स रीजन में देखने को मिल रहे हैं। अगला अगर हम मिडगट देखें तो मिडगट में भी दो भाग होते हैं, एक होता है आसोफेगस, दूसरा होता है स्टमक इंटेस्टाइन। आसोफेगस में हम देखेंगे कि आसोफेजियल ग्लैंड देखने को मिलेगा। जैसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखिए क्या देखने को मिलेगा? आसोफेगस में आसोफेजियल ग्लैंड देखने को मिलेगा, और ये आसोफेजियल क्या होता है? दो, अर्थात पेयर में होते हैं, लेटरल साइड में देखने को मिलेगा, ये लेटरली प्लेस्ड होते हैं। तो आसोफेजियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें स्टमक इंटेस्टाइन, अर्थात दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, स्टमक इंटेस्टाइन। तो ये भी भाग आपको किस में देखने को मिलेगा? मिडगट में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और मिडगट में एक और कौन पार्ट होगा? स्टमक इंटेस्टाइन। ये स्टमक इंटेस्टाइन भी एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्टमक इंटेस्टाइन। और यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या होगा? स्प्लिट्स फ्रॉम द आसोफेगस टू द लास्ट ट्रंक सेगमेंट। ये आसोफेगस से लेकर पूरे ट्रंक, जो ट्रंक का सेगमेंट है सब तक, सब जगह फैला होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टमक इंटेस्टाइन कहते हैं। ग्लैंड सेल्स, अर्थात इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। किस पार्ट में? स्टमक इंटेस्टाइन पार्ट में देखने को मिलेंगे, अर्थात मिड गट में देखने को मिलते हैं। अगर वहीं हम हाइंड गट की बात करें तो हाइंड गट का जो मेन पार्ट बनाता है वो कौन होता है? रेक्टम होता है। कौन होता है? रेक्टम। और इस रेक्टम का एक सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट को हम कहते हैं पाइजिडियम। क्या होता है? पाइजिडियम। और पाइजिडियम में किसी प्रकार का, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि पाइजिडियम में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, अर्थात पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। एक पेरिस्टोमियम और दूसरा पाइजिडियम, इसमें किसी प्रकार के कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ये उनके बॉडी के सेगमेंट्स तो हैं लेकिन विदाउट पैरापोडिया हैं, ठीक। तो पाइजिडियम, इसी पाइजिडियम के एकदम बिल्कुल डिस्टल एंड पर एक ओपनिंग देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द अपर्चर, एक प्रकार का छेद होता है, एक प्रकार का अपर्चर होता है, जिसके माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को बाहर की ओर एक्सपेल आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनल कहते हैं, एनस कहते हैं। और इसी एनस के किनारे एक आपको देखेंगे तो एक सिराई देखने को मिलता है, ठीक, उसको हम कहते हैं एनल सिराई, ठीक। तो रेक्टम पार्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? पाइजिडियम, अर्थात वो लास्ट का सेगमेंट है। उसी पाइजिडियम में एकदम डिस्टल एंड पर एक आपको अपर्चर दिखाई देगा, जिसको हम एनस कहते हैं। उसी एनस से लगा हुआ एनल सिराई आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की ये पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल को बेसिकली हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आइए अब इनके विषय में हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोरगट से, और फोरगट में देखते हैं जो इसका माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट में क्या क्या होता है। It is present on the ventral sides of the peristomium as a transverse aperture and opens to the buccal cavity। ये माउथ कहाँ पाया जाता है? माउथ जो होता है, इसका जो खंड होता है, जैसे मैंने बताया ना कि इसका जो ट्रंक का सेगमेंट शुरू होता है, खंड जो शुरू होता है पेरिस्टोमियम से लेकर पाइजिडियम तक होता है। तो माउथ जो पाया जाता है वो पेरिस्टोमियम रीजन पर ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो पहला सेगमेंट इसका होता है पेरिस्टोमियम में ही माउथ पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? एक ट्रांसवर्स अपर्चर के रूप में खुलता है। कैसा खुलता है? एक ट्रांसफर अपर्चर के रूप में खुलता है, जो कहाँ होता है? अर्थात उसका जो पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट होता है उसी में पाया जाता है। तो इट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड्स, अर्थात कहाँ पाया जाता है? पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड में ट्रांसवर्स अपर्चर के रूप में खुलता है, और ये जाके कहाँ खुलेगा? बक्कल कैविटी में। तो माउथ का जो ओपनिंग होगा ये कहाँ हो रहा है? बक्कल कैविटी में जाकर खुलेगा। किसके माध्यम से? ट्रांसवर्स अपर्चर के माध्यम से, ट्रांसवर्स अपर्चर के थ्रू ये जाके बक्कल कैविटी में ओपन होता है। आइए अब बात करते हैं, जैसा कि आप ये देखिए ये देखिए माउथ दिया गया है ये,
और ये पहला सेगमेंट जो होता है, ये पहला सेगमेंट जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। इसी पेरिस्टोमियम के वेंट्रल सरफेस पर आपको माउथ देखने को मिल जाएगा, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रांसवर्स अपर्चर, एक प्रकार का ट्रांसवर्स ओपनिंग हो। और ये देखिए जाके कहाँ खुल रहा है? ये बक्कल कैविटी में जाके खुलेगा। कहाँ खुलेगा? बक्कल कैविटी में। ठीक, तो आइए बात करते हैं बक्कल कैविटी में क्या होता है। इट इज़ द ब्रॉड चैम्बर्ड विद द क्यूटिकुलर लाइनिंग। ये एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, जैसा कि आप फिगर में देखिए। ये देखिए बक्कल कैविटी, सॉरी, आप ये देखेंगे तो ये बक्कल कैविटी है। ये बक्कल कैविटी एक ब्रॉड चैम्बर होता है। ये पूरा चैम्बर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी इट इज़ अ ब्रॉड चैम्बर विथ क्यूटिकुलर लाइनिंग, और इसके बीच में आपको क्यूटिकल की बनी हुई लाइनिंग देखने को मिलेगी। क्यूटिकल लाइनिंग होती है। द क्यूटिकल्स हैव बीन थिकन टू फॉर्म टीथ आर डेंटिकल्स आर पैराग्नाथ्स। अर्थात इसमें जो क्यूटिकल होता है, ये एक थिकेंड पार्ट बना लेता है, जिसको हम टीथ कहते हैं, अर्थात डेंटिकल्स। इसमें जो दांत होता है, टीथ वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है, और इस टीथ को हम क्या कहते हैं? पैराग्नाथ्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराग्नाथ्स भी कहते हैं। द बक्कल कैविटी लीड्स इनटू द फायरिंग्स। अब ये बक्कल कैविटी कहाँ जाके खुलता है? फायरिंग्स में जाके खुलता है। अगला पार्ट आप जब देखेंगे तो बक्कल कैविटी का अगला पार्ट क्या है? फायरिंग्स है। जैसा कि आप देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से, ये देखिए ये फायरिंग्स है। तो बक्कल कैविटी किस में जाके खुलेगा? ये अब रीजन बना रहा है फायरिंग्स वाला रीजन। ठीक, तो फायरिंग्स में जाके खुलता है। आइए बात करते हैं फायरिंग्स के विषय में। इट एक्सटेंड्स अप टू द फोर्थ सेगमेंट एंड इज आल्सो लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। अर्थात ये भी क्यूटिकल के द्वारा घिरा होता है, और ये चौथे सेगमेंट तक पाया जाता है। किस सेगमेंट तक? अर्थात फोर्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड्स करता है, और इसमें भी इंटरनली क्यूटिकल आपको देखने को मिल जाएगी। द पेयर ऑफ द क्यूटिकल टीथ इज इनलार्ज टू फॉर्म द जॉज एंड एक्सटेंड्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और ये क्या होता है कि एक जोड़ी क्यूटिकल, अर्थात ये जो टीथ होता है, एक जोड़ी ये क्यूटिकुलर टीथ जो होता है, ये इनलार्ज होकर जबड़ों का निर्माण करता है। क्या करता है? अर्थात एक जोड़ी जबड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये, जैसे ये फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये देखिए दोनों साइड में आपको जबड़े देखने को मिल रहा है ये। ठीक, अर्थात यही जो क्यूटिकुलर जो डेंटिकल्स होते हैं, यही इनलार्ज होके जबड़ों का निर्माण करते हैं, और इसमें एक जोड़ी अर्थात टू जॉज देखने को मिलेंगे। तो वन पेयर्स ऑफ द क्यूटिकल टीथ इन लार्ज, अर्थात एक जोड़ी क्यूटिकल टीथ इसमें इन लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, टू फॉर्म द जॉ, और ये जबड़ों का निर्माण करता है। एंड एक्सटेंड्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस पर ये क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। एंड आर राउंडेड एट द बेस एंड पॉइंटेड टू द एपेक्स, और ये बेस में क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं, और एपेक्स में जाकर नुकीले हो जाते हैं। जैसा कि आप देखिए ये देखिए आगे चलकर ये नुकीले हो गए, और नीचे क्या है? इस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, बीचों बीच ऐसे। ठीक, तो ये बेस में क्या है? बेस में चौड़े हैं, और आगे चलकर ये क्या हो जा रहे हैं? एकदम नुकीले हो जा रहे हैं। ठीक, तो बेस पर ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं, जबकि एपेक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा। ठीक, इनके जबड़ों का। द बेस इज प्रोवाइडेड विद द मसल्स अटैचमेंट वाइल द इनर एज ऑफ द एपेक्स इज सेरेटेड। इनका जो बेस होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो बेस होता है, ये मसल्स से अटैच होता है। जैसा कि मैंने बताया, इनमें दो मसल्स देखने को मिलता है, प्रोट्रैक्टर मसल्स एंड रिट्रैक्टर मसल्स। तो इनका जो बेस होता है वो एक मसल से जुड़ा होता है। ठीक, और ये क्या करता है? इनको एक अटैचमेंट देता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इनको प्रोवाइड करता है। स्पेशल बैंड ऑफ द प्रोट्रैक्टर एंड द रिट्रैक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन द फेरेंशियल रीजन। जैसा कि मैंने बताया कि जिस मसल से जुड़े होते हैं वो मसल्स कौन होते हैं? प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। ठीक, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होता है, ये क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं विद द जॉ। और जॉ की किससे? मतलब जो एपेक्स पार्ट है, एपेक्स पार्ट से, सॉरी बेस पार्ट से ये जुड़े होते हैं। ठीक, The protector muscles everts the buccal cavity and pharynx as the proboscis। जो इनका प्रोटेक्टर मसल्स होता है, जब ये भोजन की तलाश में निकलते हैं, जब भोजन इनको लेना होता है, तो प्रोटेक्टर मसल्स क्या करता है? इनके पूरे बक्कल कैविटी को फायरिंग्स सहित आगे की ओर प्रोटेक्ट कर देता है। अर्थात ये क्या होता है? इवोटेड कर देता है, आगे की ओर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो शिकार को अंदर की ओर ले लेते हैं। ठीक, तो इनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जो इनका प्रोटेक्टर मसल्स होता है, ये पूरे बक्कल कैविटी एज वेल एज द फायरिंग सहित इनके पूरे बॉडी को, इनके पूरे फायरिंग्स को, बक्कल क्या कहते हैं? फायरिंग्स एंड बक्कल कैविटी को इवोट्स कर देते हैं, आगे की
की ओर बढ़ा देते हैं। एंड रिट्रैक्टर मसल्स विथ ड्रॉन इट, और रिट्रैक्टर मसल्स का काम होता है फिर उसको अंदर ले लेना, अर्थात ये अपने बक्कल कैविटी को फायरिंग सहित बाहर की ओर निकाल सकते हैं, फिर अंदर की ओर ले आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोट्रैक्टर एज वेल एज द रिट्रैक्टर मसल्स। दो मसल्स इनके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भोजन को पकड़ने में, कैप्चरिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फायरिंग्स लीड्स टू द आसोफेगस। अब ये फायरिंग्स आगे चलकर कहाँ खुलता है? आसोफेगस में खुलता है, जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये देखिए अब ये आगे आसोफेगस, आप यहाँ अभी जौ तक पढ़े थे, ये फायरिंग्स था, ठीक। तो जो ये आप देख रहे हैं कि फायरिंग्स जो एक प्रकार का एक फायरिंग्स रीजन में क्या होता है, जबड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ होता है, जिसके माध्यम से ये प्रे को कैच करने का काम करते हैं। दो स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर, ये सब फायरेंजियल रीजन में देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए आसोफेगस में आकर ये क्या कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है, खुल रहा है। तो आइए बात करते हैं आसोफेगस के विषय में, ठीक। आसोफेगस, it transfers through next 5 segments and receive a pair of the large glandular ceca, very most important। ये क्या होता है, it transversely through, अर्थात ये ट्रांसवर्सली अगले नेक्स्ट 5 सेगमेंट्स में रन करते हैं और इनमें एक जोड़ी ग्लैंडुलर सीका देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्पीकर में देखिए, जिसको हम क्या कहेंगे, ये देखिए, जिसको हम ऑसोफेजियल ग्लैंड कह रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ग्लैंडुलर सीका है, ठीक है। और ये एक जोड़ी होता है विच इज लैटरली प्लेस्ड, जो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। द ऑसोफेगस कम्युनिकेट्स विद द इंटेस्टाइन। अब ये ऑसोफेगस किसके द्वारा कम्युनिकेट होता है? इंटेस्टाइन के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए आगे का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइन कहेंगे, ठीक। तो ये किसके द्वारा जुड़ेगा? ऑसोफेगस किससे जुड़ा हुआ है? इंटेस्टाइन से। सो द ऑसोफेगस कम्युनिकेट्स विद द इंटेस्टाइन, उसके द्वारा आर्टिकुलेट्स करता है, किसके द्वारा? इंटेस्टाइन के द्वारा ऑसोफेगस आर्टिकुलेट्स करेगा। आइए बात करते हैं इंटेस्टाइन के विषय में, ठीक। ये टोटल पार्ट आप जो देख रहे हैं ये स्टमक इंटेस्टाइन पार्ट, जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये पूरा पार्ट जो होता है, ये पूरा जो है ऑसोफेगस, देखिए आगे चलकर ये बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड आपको देखने को मिलेगा, मुड़ा पार्ट जो देखने को मिलेगा, विच इज कॉमनली नोन एज द स्टमक इंटेस्टाइन, विच इज आर्टिकुलेट्स, विच इज कम्युनिकेट्स विद द ऑसोफेगस आल्सो, है ना। इंटेस्टाइन के विषय में हम देखते हैं, इट इज द मोर और लेस स्ट्रेट ट्यूब विच इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एट ईच सेगमेंट्स। ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब ही होता है, लेकिन बीच बीच में ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, सिकुड़ा पाया जाता है, ठीक। द पैराग्नाथ आर इंटेंस एट द पोस्टीरियर एंड, जो पैराग्नाथ्स होता है वो इंटेंस हो जाता है उसके पोस्टीरियर एंड पर जाकर, ठीक ना। अब आइए हम बात करते हैं इसका, क्योंकि अभी हम लोगों ने फोरगट पढ़ा, फिर हम लोगों ने मिड गट में पढ़ा, अर्थात मिड गट जो स्टमक इंटेस्टाइन देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ देखने को मिलेगा? मिड गट में। अब लास्ट का पार्ट जिसको हम हाइंड गट कहते हैं, हाइंड गट में हम लोग किसको पढ़ते हैं? रेक्टम को। तो आइए रेक्टम के विषय में बात करते हैं कि रेक्टम में क्या कुछ है। इट इज़ द लास्ट सेगमेंट्स इंटेस्टाइन कंटिन्यूअस एज द रेक्टम। ये जो लास्ट का सेगमेंट होता है जिसको हम पाइजिडियम कहते हैं, तो ये रेक्टम का जो पार्ट होता है, रेक्टम के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पाया जाता है, लास्ट का सेगमेंट पाइजिडियम पाया जाता है। पाइजिडियम के डिस्टल एंड पर एक अपर्चर देखने को मिलेगा जिसको हम एनस कहते हैं, और एनस से लगा हुआ क्या, एनल सिराई देखने को मिलता है। तो इसी रेक्टम में हम क्या देखते हैं कि इट इज़ द लास्ट सेगमेंट, ये उसके बॉडी अर्थात ट्रंक का, उसके बॉडी के सेगमेंट्स का सबसे लास्ट सेगमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पाइजिडियम कहते हैं, और ये रेक्टम बनाता है। इंटेस्टाइन कॉन्टिन्यूस एट द रेक्टम, और ये इंटेस्टाइन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? कॉन्टिन्यूस होता है, किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा। मैंने बताया था कि जो स्टमक इंटेस्टाइन है ये लास्ट का सेगमेंट जो बनाएगा वो रेक्टम है, तो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस विद द रेक्टम। जो स्टमक इंटेस्टाइन है वो किसके द्वारा कॉन्टिन्यूस बने रहते हैं? रेक्टम के द्वारा। इट इज लाइंड इंटरनली विथ क्यूटिकल एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू एन अपर्चर कॉमनली कॉल्ड एज द एनस। अर्थात ये भी किसके द्वारा घिरे होते हैं? क्यूटिकल्स के द्वारा घिरे होते हैं। अर्थात इनके अंदर का जो अगर हम बॉडी कैविटी देखें तो बॉडी कैविटी किसके द्वारा लाइंड होता है? इट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, और क्यूटिकल इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक। तो इट इज ऑल्सो इंटरनली लाइंड बाय द क्यूटिकल एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द अपर्चर कॉमनली कॉल्ड एज द एनस। अर्थात ये बाहर की ओर एक अपर्चर, एक छिद्र द्वारा खुलते हैं, और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। और एनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेल आउट, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स टू द आउटसाइड। ये बाहर की ओर क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर की ओर एक्सपेल आउट करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे कि हमने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में, एनिलिड्स के एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमल ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, और डिस्टल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं, जिसके माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल बाहर की ओर निकाले जाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, यहाँ आपको फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में देखिए, ये जो लास्ट का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? पाइजिडियम कहते हैं।
क्या है, ये देखिए लास्ट का पार्ट होता है पाइजिडियम, और इसमें जो एक ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। और एनस के पास में ही देखिए एक सेंस आर्गन लगा हुआ है जिसको हम एनल सिराई कहते हैं। क्या कहते हैं, एनल सिराई कहते हैं। और ये सब भाग जो है ये इसके ट्रंक के भाग हैं जिसमें पैरापोडिया आपको देखने को मिल रहा है। जबकि पाइजिडियम आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, अर्थात इसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता। ये बहुत रिमार्केबल बात है, आप इसको लिख लेंगे कहीं। आइए अब हम बात करते हैं The developmentally the buccal cavity pharynx and rectum originated from the endoderm, very most important है। अगर हम इनके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एम्ब्रियो, अगर इनके डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम देखें, अगर डेवलपमेंटली ये देखें तो बक्कल कैविटी, फायरिंग्स एंड रेक्टम ये सब इंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, अर्थात ये इंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से, आप एक बार फिर से रिमार्क करिए, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स और रेक्टम ये दोनों, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इंडोडर्म से, अर्थात ये इंडोडर्मली इन ओरिजिन होते हैं। ठीक, विच आल्सो फॉर्म्स आउटर कवरिंग, जिनके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग भी देखने को मिलता है। एंड फॉर दिस रीजन लाइक द आउटर वॉल दीज आर आल्सो लाइंड बाय द क्यूटिकल, और ये किसके द्वारा लाइंड होते हैं, क्यूटिकल के द्वारा ये क्या होते हैं, लाइंड होते हैं, क्यूटिकल के द्वारा ये घिरे होते हैं, अर्थात क्यूटिकल इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, अर्थात इनका होल बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इनमें क्या पाया जाता है। सबसे पहले इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, जो जिनमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोस्टोमियम पल्प, प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स, और इसमें 2 पेयर्स कलर्ड आइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ये जितने होते हैं वो प्रोस्टोमियल रीजन में देखने। अगला जो पार्ट होता है वो पेरिस्टोमियम होता है, जो पहला सेगमेंट बनाता है इनके बॉडी का। और पेरिस्टोमियम आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफर अपर्चर देखने को मिलता है। उस ट्रांसवर्स अपर्चर को हम माउथ कहते हैं, जो इनके वेंट्रल साइड में, वेंट्रल सरफेस पर देखने को मिलेगा। और इसी माउथ में सेंस ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, पेरिस्टोमियम सिराई देखने को मिलता है, जो 4 पेयर्स होते हैं, अर्थात 4 इस साइड में 4 इस साइड, वो लैटरली क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। इसमें आप नीचे देख रहे हैं कि माउथ की ओपनिंग कहाँ हो रहा है, यहीं इसके पेरिस्टोमियम रीजन में देखने को मिले। और ये माउथ क्या जाके किस में खुलता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से ये फायरिंग्स में जाके खुलेगा, है ना। और फायरिंग्स में आप देखेंगे बहुत सारे डेंटिकुलेट फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जिससे हम पैराग्नाथ कहते हैं, अर्थात दांत पाए जाते हैं। और फिर हम जब फायरिंग्स रीजन में आएंगे देखेंगे कि ये जो डेंटिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा इनलॉर्ज होकर 2 जबड़ों का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, जिनके माध्यम से वो अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। इनमें एक क्वालिटी और होती है कि इनके इसी फायरिंग्स रीजन में 2 मसल्स पाई जाती है, जिसको हम प्रोट्रैक्टर मसल्स एंड रिट्रैक्टर मसल कहते हैं। प्रोट्रैक्टर मसल का काम होता है कि इनके बक्कल कैविटी को, अर्थात बक्कल कैविटी को फायरिंग सहित आगे की ओर प्रोटेक्ट कर देना, आगे की ओर क्या करते हैं, इवोड कर दे, निकाल देते हैं। और फिर जब अपने वो प्रे को, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं तो उनका रिट्रैक्टर मसल्स फिर उनको इनिशियल पोजीशन पर ले आता है, अंदर की ओर उनको ले आता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये फेरिंग्स है ये कहाँ जाके खुलता है, ये आसोफेगस में जाके खुलेगा। आसोफेगस में 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड देखने को मिलते हैं, जिसको हम आसोफेजियल सीका कहते हैं या आसोफेजियल ग्लैंड कहते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये आसोफेगस आगे चलकर किससे जुड़ता है, अर्थात स्टमक इंटेस्टाइन के द्वारा आर्टिकुलेट्स होता है, उसके द्वारा कम्युनिकेट होता है। ये स्टमक इंटेस्टाइन आगे चल के थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कंस्ट्रिक्टेड। और इस स्टमक इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स, अर्थात बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, और ये भोजन को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। इनके अगल बगल में ये देखिए ये क्या होते हैं, ये नेफ्रिडिया आपको देखने को मिल रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ना, अर्थात इनमें क्या होता है, एक्सक्रेशन एज वेल एज द ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया कराने के लिए क्या पाया जाएगा, नेफ्रिडिया पाया जाएगा। तो नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं, इनके इसी रीजन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, और ये स्टमक इंटेस्टाइन क्या होता है, आगे चल के रेक्टम से जुड़ता है, और रेक्टम इनके बॉडी का लास्ट सेगमेंट पाइजिडियम को बनाता है। ठीक ना, और पाइजिडियम में हमको क्या देखने को मिलेगा कि डिस्टल ओपनिंग के रूप में एनस देखने को मिलता है, साथ ही साथ एनल किराई भी वहाँ एक सेंस ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो इट इज़ अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ द नेरिस। आइए बात करते हैं फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म के विषय में, कि क्या इनका भोजन कैसा होता है और फीडिंग मैकेनिज्म ये किस प्रकार से करते हैं। नेरिस इज द कार्निवोरस एंड डिवोर्स स्मॉल एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियन एज वेल एज द स्मॉल मोलस्कस आल्सो। ये क्या होते हैं, ये कार्निवोरस प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात मांसाहारी होते हैं, जो अपने भोजन के रूप में स्मॉल क्रस्टेशियंस को लेते हैं, अर्थात जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो आर्थ्रोपोड्स से होते हैं, उनको खाते हैं। और साथ ही साथ कुछ स्मॉल मोलस्कस को भी ये क्या करते हैं, अपना भोजन का शिकार बनाते हैं। ठीक, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। और ये किस प्रवृत्ति के होते हैं, कार्निवोरस के। इट सीज द फूड बाय द मीन्स ऑफ द जॉ एंड टीथ, अर्थात ये अपने जबड़ों के माध्यम से और जो पैराग्नॉट्स होता है डेंटिकल्स के माध्यम से, दांत के माध्यम से भोजन को सीच कर लेते हैं, अर्थात बहुत तेजी से जब्त कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, अर्थात उनको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं बहुत स्ट्रांगली। क्यों, क्योंकि इनमें मसल्स जो पाया जाता है, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स बहुत ज़्यादा क्या कहता है, स्ट्रांग होता है।
द इंटायर बकोफरेंजियल रीजन ड्यूरिंग कैप्चर ऑफ प्रे इज ओवरटेड आउट। मैंने बताया ना कि टोटल इंटायर बकोफरेंजियल रीजन अर्थात इनका बक्कल कैविटी एज वेल एज द फायरिंग्स, ये पूरा क्या होता है जब ये भोजन को पकड़ते हैं तो पूरा ओवरटेड आउट हो जाता है, अर्थात इवोट आउट कर जाता है पूरा बक्कल कैविटी सहित इनका जो फायरिंग्स होता है वो आगे की ओर निकल आता है। और कौन मसल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है? प्रोट्रैक्टर मसल। प्रो माने आगे की ओर ले जाना, प्रोट्रैक्टर मसल्स इसको आगे की ओर क्या करता है? एक्सटेंड कर देता है, आगे की ओर बढ़ा देता है। The eversion is caused by the pressures of the coelomic fluid and contractions of the protector muscle। और ये जो इवर्जन हो रहा है ये प्रेशर बनता है एक सिलोमिक फ्लूइड, इनके बॉडी के अंदर जो सिलोम पाया जाता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है, और उस प्रेशर के माध्यम से साथ ही साथ प्रोटेक्टर मसल्स जो होता है उसके कंट्रैक्शन से जो इनका बकोफरेंजियल रीजन है वो आगे की ओर चला जाता है। मैकेनिज्म देखिए, तो बकोफरेंजियल का जो रीजन है वो आगे क्यों जाता है? ड्यू टू द कंट्रैक्शंस ऑफ द प्रोटेक्टर मसल, प्रोटेक्टर मसल्स के कंट्रैक्शन से एज वेल एज द जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ये जो इनका पूरा भाग होता है बकोफरेंजियल रीजन अर्थात बक्कल कैविटी एज वेल एज द फायरिंग्स, वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे की ओर निकल जाता है। When this happened, the buccal cavity become turned inside out while the pharynx is thrown forward so that the jaws are opened and come to lies in front of the head। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं तो रिट्रैक्टर मसल से रिस्पॉन्सिबल होता है उनको फिर इनिशियल फेज में लाने के लिए। ठीक, तो प्रोटेक्टर मसल्स का काम होता है उनको आगे बढ़ाना, और रिट्रैक्टर मसल्स का काम होता है अपने इनिशियल फेज में उनको फिर से बैक आउट लेना, है ना, तो उनको बैक ले लेता है। तो ये सब काम जबड़ों का जो होता है उनके हेड रीजन में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलता है? उनका हेड रीजन जो होता है, जो उनका प्रोस्टोमियम पार्ट होता है उसी के आगे, अर्थात इनके माउथ से भी आगे निकल जाता है, जहां उनका माउथ की ओपनिंग होती है उससे भी आगे ये प्रोटेक्ट करके इनका बकोफरेंजियल रीजन आगे की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आगे की ओर निकल जाता है। ठीक, the folding in of the buccal cavity and the pharynx is caused by the contractions of retractor muscles and the relaxation of the protractor muscle। जैसा कि मैंने बताया कि जो इनफोल्डिंग अर्थात जो ये अंदर की ओर लेते हैं, अंदर की ओर ले पाते हैं किस लिए? क्योंकि रिट्रैक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जहां वहां प्रोटेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वहां ये रिट्रैक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो ये प्रोटेक्टर मसल्स था वो रिलैक्स हो जाएगा। अर्थात आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोटेक्टर मसल एंड आफ्टर द कंट्रैक्शंस ऑफ द रिट्रैक्टर मसल, ये फिर अपने क्या कर देंगे? इनिशियल पोजीशन में आ जाता है ना। एक बार फिर से समझिए, जहां वहां प्रोटेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट कर रहा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा था सिलोमिक फ्लूइड का, वहीं यहां क्या हो जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। अर्थात जो प्रोटेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट कर रहा था वो यहां रिलैक्स कर जाएगा और यहां रिट्रैक्टर मसल्स कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो अपने फिर इनिशियल फेज में वापस की ओर चला आता है। ठीक, नेरिस ये क्या होता है? अर्थात another type of the nares, that is the nares diverticulum, exhibits two different mechanism of the food capture। इस प्रकार से ये दो प्रकार का मैकेनिज्म शो करता है फूड कैप्चर करने के लिए। कौन सा? मैंने बताया कि प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको आगे की ओर ले जाना और फिर पीछे की ओर ले जाना। इसके लिए ये दो मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Sometimes the animals comes out to its burrow and ingest small and nutritious पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मड। कभी कभी ये क्या होते हैं कि अपने बरों से, अपने जो उनका बिल होता है उस बरों से बाहर चले आते हैं और वो जाकर सरफेस में अर्थात मड में, कीचड़ में जाकर अपने भोजन को पकड़ते हैं और वो खाने का काम करते हैं, अर्थात वहाँ से वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। ठीक, तो समटाइम्स the animals comes out of its burrow and ingest small and nutritious particles from the surface of mud। अर्थात कीचड़ से क्या करते हैं? अपने भोज्य पदार्थों को वो ग्रहण करते हैं। on other occasion it remains within the burrow and secretes mucus। और हर समय अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ये कहाँ रहते हैं? अपने बरों में, अर्थात जो यू शेप का वो बरो बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो अपने बरों में रहते हैं और म्यूकस सिक्रेट्स करने का काम करते हैं, और उसी म्यूकस के द्वारा उनका क्या होता है? सैंड टू सैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में बाइंड करते हैं और इनका जो अंदर का जो बरो होता है वो बहुत चिकना बना रहता है।
देन बाय द अंडुलेटिंग ऑफ द बॉडी इट ड्रॉन अ करंट ऑफ द वाटर इनटू द बरो, है ना। अर्थात इसमें अंडुलेशन देखने को मिलता है जिसके द्वारा से ये वाटर करंट को रिलीज करते हैं। अर्थात ये क्या है, एक म्यूकस के रूप में ये क्या करते हैं, वो रिलीज करते रहता है। द म्यूकस कम एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ नेट वेयर स्मॉल पार्टिकल्स कैरीड इन द वाटर एंड स्टैंड आउट, है ना। अर्थात ये जो म्यूकस होता है इनमें एक सॉर्ट ऑफ द नेट के रूप में काम करता है, जिसमें मैंने बताया अभी अभी यही चीज़ है कि जो पार्टिकल्स, जो साइंड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बाइंड करने का काम करता है, किसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा, ठीक। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द नेरिस। नेरिस किस प्रकार से डाइजेशन करता है और इसके फीडिंग मैकेनिज्म को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। इनके टोटल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जान लिया कि एलिमेंट्री कैनाल को टोटली कुल कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आइकन को प्रेस करें। आइकन को जब प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।